वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नो लैब ट्यूशन क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th एक्सप्लोरेशन न्यू साइंस बुक जो है आपकी, उसकी चैप्टर नंबर 6 दैट इज हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। और इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे ये न्यू एनसीईआरटी बुक की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। In chapter 4, you have learned to describe the motion of an object in terms of its position, velocity and acceleration. तो इससे पहले के चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मोशन क्या होता है? मोशन हम उस स्टेट ऑफ बॉडी को कहते हैं जब किसी भी बॉडी की सराउंडिंग अगर चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोशन कब हो सकता है, किसके टर्म्स में हो सकता है? पोजिशन के टर्म्स में, वेलोसिटी के टर्म्स में एंड एक्सेलरेशन के टर्म्स में। बट यू डिड नॉट कंसिडर व्हाट कॉजेज मोशन। लेकिन ये मोशन होता किसके वजह से है? हमने मोशन के बारे में देखा, लेकिन मोशन होता किसके वजह से है ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इज देयर एन अंडरलाइंग कॉज फॉर अ चेंज इन पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि मोशन की वजह से पोजिशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब डिफरेंट हो सकते हैं, या इनके टर्म्स में हमने ये देखा, तो दैट मीन्स कि अगर पोजिशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज? और वो जो कॉज है, वो जो एक्सटर्नल कॉज है जिसकी वजह से ये सारी चेंजेस हो रही है, उसकी नेचर क्या है? ओके, सो डू ऑल मोशन रिक्वायर अ कॉज? और जितने भी मोशंस हो रहे हैं क्या उसके पीछे यही रीजन होगा? ओके, तो इन दिस चैप्टर वी विल इन्वेस्टिगेट व्हाट कॉजेज चेंजेज इन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि मोशन में जो चेंजेस हो रहे हैं या मोशन किसकी वजह से हो रहा है, ऐसा क्या एक्सटर्नल कॉज है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। वी विल ऑल्सो डिस्कस न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन एंड लर्न हाउ टू अप्लाई देम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप फिजिक्स इन फ्यूचर भी पढ़ोगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पता होना ही चाहिए, दैट इज न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। You may recall learning earlier that a force can make an object move from rest, changes the speed and direction of a motion of a moving object and can even change the shape of an object. अब देखो होता क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स? ठीक है, तो जूनियर क्लासेस में आपने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इज फोर्स कैन बी अ पुश और पुल। ठीक है, एनी पुश और पुल को हम फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुश करना और सिर्फ पुल करने वाले एक्शंस को हम फोर्स कहते हैं। फोर्स हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस हो सकते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देखो, ये लड़की क्या कर रही है, शी इज किकिंग अ बॉल। ठीक है, तो ये जो किक करने की एक्शन है ये एक फोर्स हो सकता है। यहाँ पे स्ट्राइकिंग अ बॉल हो रहा है, यानी कि ये जो स्ट्राइक करने की एक्शन है ये एक फोर्स हो सकता है। स्क्वीजिंग अ लेमन, स्क्वीज करने की जो एक्शन है ये भी एक फोर्स हो सकता है। अगर आप पेंसिल से कुछ लिख रहे हो तो ये जो राइटिंग एक्शन है इस पे भी फोर्स ही अप्लाई हो रहा है। ओके, तो जूनियर क्लासेस में जो हमने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इज फोर्स इज अ पुश और अ पुल, लेकिन आज हम यहाँ पे थोड़ा एडवांस देखने वाले हैं। ठीक है, फोर्स एक ऐसा कॉज है, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से मोशन में आ सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, वो रेस्ट से मोशन में आ सकता है। जैसे अगर कोई फुटबॉल अगर यहाँ पे रखा हुआ है और किसी पर्सन ने उसे किक कर दिया, ठीक है, तो किक किया दैट मीन्स एक फोर्स अप्लाई किया, किकिंग एक्शन जो हो रही है दैट इज अ फोर्स, और जिसकी वजह से फुटबॉल मोशन में आ गया। ओके, सो दैट इज रेस्ट से मोशन में आ सकता है। सेकेंड, मोशन से रेस्ट में आ सकता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी बॉल को कैच कर रहा है, ठीक है, तो बॉल तो अभी मूव कर रहा था, लेकिन जैसे उसने कैच किया वो रेस्ट में आ गया, तो ये कैच करने की एक्शन जो है इसे भी हम फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड कैन बी इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो एक बॉलर है, वो बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, उसने बैट पे ऐसे बॉल डाला, लेकिन बैट्समैन क्या करेगा, बैट्समैन विल हिट द बॉल। ठीक है, वो उसे हिट करेगा और हिट करने की वजह से वो बॉल कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो दैट मीन्स ये जो हिटिंग एक्शन है दिस इज ऑल्सो अ फोर्स, और इसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, नेक्स्ट, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो ये भी फोर्स की वजह से ही हो रहा है।
ओके जैसे अगर हमने ब्रेक अप्लाई किया किसी भी व्हीकल का या एक्सीलेटर अप्लाई किया जिसकी वजह से स्पीड बढ़ रही है या घट रही है, ओके तो दैट वो अप्लाई करना, ब्रेक्स अप्लाई करने की जो एक्शन है दैट इज ऑल्सो फोर्स जिसकी वजह से स्पीड चेंज हो रहा है। ओके एंड फिफ्थ, जब हम नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, नॉन रिजिड मतलब जब हम सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, उस पर अगर हम कोई एक्शन करें तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लेमन को स्क्वीज किया जा रहा है, अगर यही स्क्वीज एक्शन हम इस बैट पे करें तो शायद वो नहीं हो पाएगा बिकॉज इट इज़ एन हार्ड ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो लेमन है ये सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है तो इसे हम स्क्वीज करें तो ये स्क्वीज हो जाएगा। दैट क्या मीन्स वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो 5 पॉइंट्स अभी मैंने लिखा है ये है क्या, इसे हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब देखो दैट मीन्स आपने जो जूनियर क्लास में फोर्स पढ़ा था पुश और पुल, ये ठीक है, बट इसके साथ साथ हम और भी चेंजेस देखते हैं। ओके और ये सारी चीजें किसके वजह से हो रही है, फोर्स की वजह से हो रही है। ओके तो फॉर एग्जाम्पल अ बॉल एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग व्हेन यू अप्लाई द फोर्स, अ फोर्स अप्लाइड बाय अ क्रिकेट बैट ऑन द क्रिकेट बॉल चेंजेस द डायरेक्शन एंड लेमन कैन बी स्क्वीज्ड बाय द फोर्स अप्लाइड बाय योर फिंगर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स देखा। ठीक है, तो ये एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है जिससे ये सारी इफेक्ट्स होती है। While learning about force earlier, did you notice that whenever any type of force acting on an object was described, its direction was also specified? ठीक है, अब जब भी हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं ना तो इतना तो हमें पता है कि फोर्स एक एक्शन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ठीक है, लेकिन साथ में हम उसके डायरेक्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी जो वैल्यू है उसके साथ साथ हम इसके डायरेक्शन के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अब बैट्समैन इज हिटिंग अ बॉल टुवर्ड इन फ्रंट, ठीक है, तो इन फ्रंट कैन बी द डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है, द फ्रेजेस यूज्ड वर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखो इंपॉर्टेंट है ये, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, दैट मीन्स अगर इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसके ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन में अप्लाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल्स अट्रैक्टिंग ईच अदर ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, दो मैग्नेट्स अगर हमने एक साथ रखा है तो अगर सेम पोल्स है, जैसे मान लो नॉर्थ नॉर्थ है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, और रिपेल करने का मतलब है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे ये जो राइट साइड वाला मैग्नेट है वो राइट की तरफ भागेगा, लेफ्ट वाला मैग्नेट लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर अनलाइक पोल्स है, ठीक है, डिफरेंट पोल्स है, जैसे इधर नॉर्थ है ये साउथ है, तो इसमें अट्रैक्शन होगी, यानी कि लेफ्ट वाला मैग्नेट राइट की तरफ अट्रैक्ट होगा, राइट वाला मैग्नेट लेफ्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, सिमिलरली विद द चार्जेस, जो लाइक चार्जेस है, सेम चार्जेस है, वो रिपेल होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, बट अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, दैट इज अगर वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो इनमें अट्रैक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है द अर्थ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अर्थ जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है सारे ऑब्जेक्ट्स पे, इवन हम पर भी, और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, इसमें कोई रिपल्शन नहीं होती है, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट है buoyant force that is exerted by liquid in an upward direction on an object placed on it। ठीक है, अब देखो ये buoyant force क्या है, मे बी ये आपके लिए न्यू हो, मैं बता दूं। जैसे मान लो आपने एक बकेट में वाटर लिया है, ठीक है, आपने बकेट में हाफ फिल्ड बकेट आप ले सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर आपने एक बॉटल लिया, ठीक है, एम्प्टी बॉटल, एक प्लास्टिक का एम्प्टी बॉटल लिया। अब इस बॉटल को अगर आप प्रेस करोगे तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, मतलब आप फोर्स अप्लाई करोगे, उसे धक्का दोगे तो वो नीचे जाएगा, लेकिन जैसे ही आप अपने हाथ को हटा दोगे, दैट मीन्स जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे थे वो अब नहीं करोगे, तो ये वापस से फ्लोट करते हुए, तैरते हुए वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो वो ऊपर क्यों आ रहा है, सबसे पहले वो नीचे क्यों गया, किसकी वजह से गया, आपके फोर्स की वजह से किया, जो आपने फोर्स बाय हैंड अप्लाई किया उसके वजह से वो नीचे जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर आपके हाथ हटाते हुए वो ऊपर क्यों चला जा रहा है, दैट मीन्स नीचे भी कोई ऐसा फोर्स है जो उसे ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। ठीक है, तो नीचे अब है क्या, नीचे तो सिर्फ वाटर है, दैट मीन्स कि वाटर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन दी ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसी फोर्स को हम buoyant फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो buoyant फोर्स क्या है, इट इज एक्सर्टेड बाय एनी लिक्विड या इवन गैसेस भी एक्सर्ट करते हैं, दैट इज फ्लूइड कह सकते हो आप,
इन अपवर्ड डायरेक्शन, हमेशा ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का देखा, मैग्नेटिक फोर्स का देखा, ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉइंट फोर्स, इन सब में देखो डायरेक्शन मेंशन किया गया है, ओके। सो हम यहाँ से अब फोर्स की डेफिनेशन निकालते हैं। क्या डेफिनेशन होगी? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी फॉर विच वी नीड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन along with the magnitude and unit, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स के बारे में बताया जा रही है कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए हमें उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, एंड यूनिट, ये सब कुछ मेंशन करना होता है जब हम अगर किसी फोर्स के बारे में बता रहे हो, ठीक है। just like other quantities जैसे position and displacement, velocity, acceleration of an body which are introduced in chapter number 4, ओके। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है, न्यूटन जो साइंटिस्ट के नाम पर पढ़ा। अब जब आप फुल नेम न्यूटन लिखोगे तो ध्यान देना फर्स्ट लेटर एन जो है वो स्मॉल लेटर में होनी चाहिए, लेकिन जब आप इसकी सिंबल लिखोगे तो कैपिटल एन लिखना, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सप्रेसेस इट्स स्ट्रेंथ। अब मैग्नीट्यूड देखो, जैसे मैंने अभी बताया ना कि फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों क्वांटिटीज पे एक्सप्रेस करेगा, तो मैग्नीट्यूड मतलब उसकी स्ट्रेंथ हो गई, या कहो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जैसे मैं कह रही हूँ 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, तो 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन मान लो अपवर्ड मैं कह रही हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये अपवर्ड हो गया डायरेक्शन, ठीक है। सो इफ either the magnitude or direction or both of the force applied on an object changes, the effect of force also changes। अब ये कहा जा रहा है कि अगर मैं जैसे 10 न्यूटन अपवर्ड लिख रही हूँ, अगर मैंने लिखा 15 न्यूटन अपवर्ड, ठीक है, तो दैट मीन्स अभी मैंने क्या चेंज किया? मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया, ओके। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, अगर मैं लिख रही हूँ 10 न्यूटन डाउनवर्ड, ठीक है, तो इस बार मैंने क्या किया? इस बार मैंने मैग्नीट्यूड सेम रखा है, डाउनवर्ड चेंज कर दिया, यानी कि डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो यही यहाँ पे बात कही गई है कि अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज करें या डायरेक्शन चेंज करें तो भी इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होगी वो चेंज होगी। मतलब ये तीनों फोर्सेस जो है डिफरेंट है, अलग अलग फोर्सेस हैं, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। अब हम फोर्स को कैसे मेजर करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं एक बार वापस से रिकैप कर दूं। हमने क्या देखा? कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स स्टार्ट किया, जहां पे हमने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स देखे, फोर्स क्या होता है वो देखा, फोर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, ऐसा यूनिट देखा। अब हम देखेंगे कि फोर्स को हम कैसे मेजर करें, ठीक है, कैसे पता करें कि उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। So how can we measure the magnitude of force? Do you remember using a spring balance earlier to measure the weight of objects? आपने ऐसा spring balance कभी ना कभी देखा होगा रियल लाइफ में, या अपने फिजिक्स के लैब में, या बुक्स में तो जरूर देखा होगा, ठीक है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या मेजर करते हैं? वेट ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स मेजर करते हैं, ठीक है। Do you also remember that weight of an object is the gravitational force with which अर्थ पुल्स दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, मैं अगर ऐसा कह रही हूँ कि व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो बोलचाल की भाषा में वेट और मास हमें एक ही लगता है, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी पर्सन को पूछूं कि आपका वेट बताओ, अपना वेट बताओ, तो वो बता देगा हाँ 55 kg इज माई वेट, बट एक्चुअल में वेट अलग है, मास अलग है। उसने ये जो 55 kg बताया है ये उसकी मास है, ना कि वेट, ठीक है। तो फिर वेट होता क्या है? तो जैसा आपने पहले पढ़ा होगा कि वेट मीन्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ठीक है। मतलब क्या हुआ? देखो मैं बता रही हूँ आपको, सपोज दिस इज अर्थ, और अर्थ अपने सेंटर की तरफ क्या करता है? सारे बॉडीज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अगर माउंट एवरेस्ट भी है तो उसे भी ये अट्रैक्ट कर रहा है, अगर एक छोटी सी एंट भी है, चींटी भी है, तो उसे भी ये अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। तो जितने फोर्स से ये अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स को हम वेट कहते हैं। मतलब वेट जो है वो मास नहीं है, वेट क्या है? वेट भी एक फोर्स है। कौन सी फोर्स है? अर्थ के थ्रू, जो अर्थ के द्वारा जो फोर्स अप्लाई की जा रही है ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ताकि वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो, उसे हम वेट कहते हैं, ओके। तो अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ये कहें कि स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट मेजर कर रहे हैं, तो व्हाट वी कैन से कि स्प्रिंग बैलेंस से हम फोर्स मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम फोर्स कैसे मेजर कर सकते हैं? यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। होगा आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्प्रिंग बैलेंस से हम वेट मेजर करते हैं, और वेट का मतलब मैंने क्या बताया? फोर्स बताया। तो दैट मीन्स स्प्रिंग बैलेंस से हम फोर्स मेजर कर सकते हैं, ठीक है।
सो डू यू रिमेंबर दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखो आप यहाँ से ना इसे मार्क कर सकते हो एज अ डेफिनेशन कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब स्प्रिंग बैलेंस क्यों यूज हम करते हैं, तो देखो यहाँ क्या बताई गई है, स्प्रिंग बैलेंस कैन बी यूज टू मेजर नॉट जस्ट द वेट ऑफ द बॉडी बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन जनरल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम वेट या तो फोर्स कैसे मेजर करें, तो यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस वी कैन मेजर। ठीक है, इफ यू पुल दिस free end of the spring balance, it measures the force with which you pull the spring balance inside the balance। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, जैसे आप अगर स्प्रिंग बैलेंस देखोगे तो एक्चुअल में क्या होता है, ये एक मेटालिक केस है। ठीक है, मेटालिक कवर है जिसमें ऊपर की तरफ एक हुक लगी है जिसमें उसे हम हैंग कर सकते हैं या कहीं पे सस्पेंड कर सकते हैं, और नीचे के अंदर क्या होता है, अंदर एक स्प्रिंग होती है। ठीक है, स्प्रिंग होती है, इस स्प्रिंग के नीचे फिर एक हुक लगी रहती है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लटका सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा हैवी होगा या जितना फोर्स से ये नीचे हम इसे खींचेंगे ना, ये स्प्रिंग उतना ज्यादा एक्सटेंड होगा। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम्पल है, ये जो पिक्चर में बगल में एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ पे स्टोन को टाई किया गया है, तो ये स्टोन कितने फोर्स से स्प्रिंग को खींच रहा होगा, ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये लगभग 6 to 7 के बीच में। ठीक है, तो 6 to 7 के बीच का जो भी फोर्स होगा वो हम कहेंगे कि दैट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय दिस ऑब्जेक्ट। ओके, चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। इन एवरीडे लाइफ द स्मॉलेस्ट फोर्स वी कैन डायरेक्टली फील आर द ऑर्डर ऑफ मिली न्यूटन। ठीक है, अब जैसे हमने ऐसा यूनिट देखा न्यूटन है, लेकिन इसके स्मॉलर यूनिट्स क्या होंगे, अभी आप और भी देखोगे, इसके स्मॉलर यूनिट डाइन होता है। ठीक है, या तो फिर मिली न्यूटन होता है। सो व्हाट विल बी मिली न्यूटन, सो मिली न्यूटन विल बी 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, जिसे हम क्या लिखेंगे, 10 to the power -3, यानी कि 1/10 to the power 3, तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो 10 to the power -3 हो गया। ठीक है, तो जैसे एक लाइट टच जो है, एक सिंपल लाइट टच जो है, उसमें हम 10 to the power -3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बट साइंटिस्ट के बारे में क्या बताया गया, साइंटिस्ट हाउएवर कैन मेजर फोर्सेस फार स्मॉलर देन दिस, मतलब इससे भी बहुत छोटी सी फोर्स को साइंटिस्ट मेजर कर सकते हैं, दैट इज इन येक्टो न्यूटन्स। येक्टो न्यूटन क्या है, 10 to the power -24 न्यूटन है। ठीक है, जो कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स में शो की गई है। ओके, चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स के दो सिंपल टाइप्स हम लोग देखेंगे। अब आप बाय द नेम समझ रहोगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, मतलब ऐसा कुछ होगा कि जो फोर्स है एक जगह पे बैलेंस्ड है, एक जगह पे अनबैलेंस्ड है। ओके, ठीक है, इन रियल लाइफ सिचुएशन सेल्डम exist where only one force acts on an object। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट में बस एक ही फोर्स एक्ट करे, किसी भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, यूजुअली देयर इज मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ही फोर्स एक्ट करे एक बॉडी में, वो हमें बस एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में ये होता है कि उसके साथ अदर फोर्सेस भी एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि एक टेबल है, ठीक है, टेबल के ऊपर हमने अपना बुक रखा है। ठीक है, वी हैव केप्ट अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना बुक रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इस बुक की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, वो सिंपली बस रखा हुआ है। तो अगर मैं पूछूं कि क्या इसमें कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप थोड़ा सोचकर बता सकते हो कि हाँ, इसमें फोर्स तो एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि अर्थ, अभी हमने कहा ना कि अर्थ सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ पुल करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो दैट मीन्स ये जो बुक है इसकी एक फोर्स अप्लाई हो रही है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल जिसे हम कहेंगे। ठीक है, तो चलो दिस इज द फर्स्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मान लो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे अप्लाई होता, तब तो इसे नीचे गिर जाना चाहिए था ना, क्योंकि अर्थ तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो काफी बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, वेरी मैसिव बॉडी, तब तो इस बुक को अर्थ के सेंटर की तरफ गिर जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हो रहा है, कि ऐसा नहीं हो रहा है, ये अपने पोजीशन पे ही लाई कर रहा है। इसका मतलब कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो इसे ऊपर की तरफ भी खींच रहा होगा इक्वली, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने ये कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे की तरफ पुल कर रहा है, लेकिन ऊपर ये अपने पोजीशन पे मेंटेन है, नीचे तो ये गिर नहीं रहा है, तो दैट मीन्स ऊपर की तरफ भी एक फोर्स होगा जो
उसे ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। तो ये कौन सा फोर्स है, तो इस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि सेल्डम एग्जिस्ट, मतलब कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, बट देयर इज मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, लेकिन एक से ज्यादा फोर्स एक्ट करते हैं, ओके। जैसे while pushing a box placed on the surface, apart from the force with which you are pushing it, force of friction is also acting, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में इस बच्चे ने क्या किया, इस बॉक्स को बाय हैंड फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस तरफ धक्का दे रहा है, ठीक है, तो ये मूव कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिस फोर्स बाय हैंड इज ओनली अप्लाइड हियर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है जो इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों फोर्सेस हैं जो इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं, ओके। सिमिलरली आप देख सकते हो, टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट ऑन द या फ्लोटिंग बॉल ऑन अ वाटर, ठीक है। टू फोर्सेस आर एक्टिंग, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स और एक है बॉयंट फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द लिक्विड अपवर्ड्स, ठीक है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉल पे एक्ट हो रही है जो नीचे की तरफ हो रही है, और एक बॉयंट फोर्स है जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, तो बॉयंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एक्सर्टेड बाय द वाटर, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हर जगह आप देख सकते हो दो दो फोर्सेस ये तीनों एग्जाम्पल में आ रहे हैं, ठीक है। In such cases, what is the effect of force when more than one force is acting on a balance at rest or in motion, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो उन दोनों का इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, तो क्या लगता है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा या मोशन में रहेगा या क्या होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम इस टॉपिक को समझते हैं। Have you ever played a tug of war game, ठीक है। एक टग ऑफ वॉर गेम आपने कभी देखा है या खेला है, तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, दो टीम्स होते हैं, ठीक है। टीम मान लो टीम ए एंड टीम बी, दो टीम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये दोनों टीम करते क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो टग है, ठीक है, ये जो रस्सी है इसे खींचते हैं, ठीक है, और पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा अपने तरफ ज्यादा खींचा जाए सो दैट दे विन द मैच, ठीक है। तो फिगर नंबर ए में आप देखो, यहाँ पे जैसे ये बॉल है, दिस इज एक्टिंग एज अ सेंटर, ठीक है, मतलब ये जो रोप है, ये जो रस्सी है, इसके बीच का ये पार्ट, मिडिल पार्ट को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं वो टीम ए जो है वो इस रोप को, इस रस्सी को इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, और बी जो है वो राइट डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों इक्वली पुल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सेंटर जो है बीच में लाई कर रहा है, दैट इज एट द सेंटर ही लाई कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे कि यहाँ पे जो टीम बी है वो थोड़ी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसके वजह से जो सेंटर पार्ट है वो बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ए की तरफ नहीं जा रहा है। तो इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि फिगर ए में इक्वल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इक्वल फोर्स, दोनों टीम्स इक्वल फोर्स लगा रही है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इसने भी 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है और इस टीम ने भी 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। लेकिन पार्ट बी में आप देख सकते हो इक्वल फोर्स नहीं है, क्या है यहाँ पे, अनइक्वल फोर्स है। टीम बी जो है वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रही है, मान लो ये 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है, और ए इज लेस, दैट इज 90 न्यूटन, 80 न्यूटन, कुछ भी आप ले लो, ठीक है। तो अब ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है दैट इज व्हेन द टू फोर्सेस आर इक्वल, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो क्या है, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ, ठीक है। तो व्हेन द टू फोर्सेस आर इक्वल इन देयर मैग्नीट्यूड, इक्वल इन देयर वैल्यूज, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस टाइप के फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। और नीचे वाले एग्जाम्पल को ले लो, बी एग्जाम्पल को ले लो, इसमें अनइक्वल फोर्सेस है एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकता है, तो इसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स, यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो देखो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि have you ever played or seen tug of war where two teams pull at the rope in the opposite direction? If both the teams pull the rope with equal force, the rope does not move, ठीक है, रोप जो है वो मूव नहीं कर रहा है, वो अपने पोजीशन पे ही यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है। सच टू फोर्सेस, अब देखो यहाँ डेफिनेशन आ रही है, टू फोर्सेस पिंक से मैं मार्क कर रही हूँ, जितने भी लाइंस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बुक में, ठीक है। तो ऊपर भी जो भी मैंने पिंक कलर से मार्क किया है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
सो यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन देखो क्या होगा, टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन बता ही दिया, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। हाउएवर इफ वन टीम पुल्स हार्डर, एक टीम अगर ज्यादा जोर से पुल कर रही है, इट अप्लाइज फोर्स लार्जर मैग्नीट्यूड, इसमें ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, द फोर्स इज नो लॉन्गर बैलेंस, तब वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, वो बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। एंड द रोप मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। अब ये रोप देखो किस तरफ मूव करने लगेगी, जिस तरफ ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है इस तरफ रोप जो है वो मूव कर रहा है, ओके। सो वी कैन से दैट ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ। तो द रोप डज नॉट मूव इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन आर बैलेंस्ड बट मूव्स इन द फोर्सेज आर अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो रोप जो है वो कब मूव नहीं करता है, अगर फोर्स बैलेंस्ड है, लेकिन वो मूव करने लगता है जब फोर्स अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो इसे हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, ओके। अब देखो क्या है, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट बैलेंस्ड, अगर फोर्स नॉट बैलेंस्ड है, ठीक है, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, नॉन जीरो नेट फोर्स। मतलब इसकी वैल्यू समथिंग आएगी, जैसे इसमें देखो ये 100 न्यूटन है, और क्योंकि ऑपोजिट इन डायरेक्शन है तो दूसरे वाले को हम -100 न्यूटन लेते हैं, तो 100 - 100 इज 0, यानी कि जो नेट फोर्स आ रहा है, जो ओवरऑल फोर्स आ रहा है वो 0 है। और हमें दिख भी रहा है ये चीज, जो ओवरऑल इफेक्ट यहाँ पे हो रही है वो कुछ हो ही नहीं रही है, ठीक है। ऑल द पर्सन आर ऑन द सेम प्लेस, सिमिलरली जो सेंटर ऑफ द टग है, जो सेंटर ऑफ द रोप है वो भी सेम प्लेस में ही है, रोप इधर से उधर मूव भी नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट फोर्स जरूर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसमें नेट फोर्स इज 0, तो इसमें हम कहेंगे कि नेट फोर्स 0 आ रहा है। लेकिन सेकंड वाले में नेट फोर्स इज नॉट 0, ठीक है, 100 - 90 आप करोगे तो 10 न्यूटन आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो 10 न्यूटन जिसका ज्यादा होगा उस तरफ रोप विल मूव, ठीक है। तो यही चीज बताई गई है, अगर फोर्स नॉट बैलेंस्ड है तो इसे हम नेट फोर्स कहेंगे, कि कुछ नेट फोर्स जरूर एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन द टू फोर्सेस are opposite in direction but unequal in magnitude, अगर वो unequal है, the magnitude of net force is equals to the difference between the magnitudes of two forces and direction is along the larger magnitude, ठीक है। मतलब ये कहा गया है कि अगर आप अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हो और नेट फोर्स अगर निकालना चाहते हो, नेट फोर्स को हम सिंपल लैंग्वेज में ओवरऑल फोर्स कह सकते हैं, तो ओवरऑल फोर्स अगर आप निकालना चाहते हो तो हमें करना क्या है, हमें दोनों फोर्सेस की डिफरेंस निकालनी है, ठीक है। डिफरेंस निकालनी है, डिफरेंस बिटवीन द दोनों मैग्नीट्यूड के बीच का डिफरेंस, और जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, ओवरऑल जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द लार्जर मैग्नीट्यूड। मतलब आप देख सकते हो अगर यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स है, ज्यादा फोर्स है एज कम्पेयर टू 90, तो मोशन भी इस डायरेक्शन में ही हो रही है, ओके। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। Now think of a situation where two people are applying force in the same direction on a stalled car to make it move, ठीक है। मान लो ये कार में कोई प्रॉब्लम है और दो पर्सन जो है इसे धक्का लगा रहे हैं, और किस डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। In this case, the magnitude of the net force applied by them on the car is the sum of the magnitude. अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं पूछूंगी कि टोटल फोर्स ये कितना लगा रहे हैं, नेट फोर्स मतलब सिंपल लैंग्वेज में टोटल फोर्स आपका हो, तो टोटल फोर्स कितना लगा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दोगे, यानी कि सम फाइंड करोगे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स इज द सेम डायरेक्शन, और इस केस में जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो सेम है, दोनों इसी तरफ धक्का लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल से हम इसे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल 6.1 में क्या, टू फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग इन डिफरेंट केसेस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग इन ईच केस, ठीक है। तो पहला केस देखो, केस नंबर 1, इसमें क्या हो रहा है, इस ब्लॉक पर दो फोर्सेज अप्लाई किया जा रहा है, दैट इज 6 न्यूटन और 10 न्यूटन, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन जब हो तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। सेकेंड वाले में देखो क्या हो रहा है, एक लेफ्ट साइड तो एक राइट साइड अप्लाई की जा रही है, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन है तो हम इसे ऐड नहीं करेंगे, हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, दैट इज हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों केस, इसमें भी देख सकते हो आप, लेफ्ट एंड राइट दोनों अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए हम इसे इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो पहले वाले केस में जो नेट फोर्स हमारा आएगा वो कितना होगा, तो मैंने क्या कहा, इसमें ऐड करो तो 10 + 6 यू विल गेट 16, ठीक है, 16 न्यूटन। इसमें क्या होगा, 10 - 6 4 न्यूटन, ठीक है, और इसमें भी देखो 10 - 6 4 न्यूटन। तो क्या ये दोनों सेम है, नो दे आर नॉट सेम,
क्योंकि शुरुआत में ही हमने देखा कि फोर्स जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, वो साथ में डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि डायरेक्शन भी क्या है। तो पहले वाले केस में क्या होगा, फोर्स हमने ऐड किया 16 न्यूटन आ रहा है, और किस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट करेगा, तो टुवर्ड्स द राइट साइड। दोनों फोर्सेस जो है राइट की तरफ धक्का लग रहा है, दैट मीन्स राइट साइड ये एक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरे वाले में देखोगे 4 न्यूटन तो आ रहा है, लेकिन ज्यादा किस तरफ फोर्स है, राइट साइड ही ज्यादा अप्लाई किया जा रहा है, तो अगेन इट विल बी राइट साइड। तीसरे वाले में देखोगे इसमें भी 4 न्यूटन वैल्यू आ रही है, लेकिन लार्जर किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड इसकी डायरेक्शन होगी। ओके, तो होप आपको ये नेट फोर्स अच्छे से समझ में आ गया हो। नेट फोर्स मतलब ओवरऑल फोर्स, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ओके, चलो अब आगे देखो, यहाँ पे एक और चीज बताई गई है, देयर आर सिचुएशंस इन विच force do not act parallel or opposite to each other but act as an angle to each other। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दो फोर्सेस जो है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करे, ठीक है, वो सर्टेन एंगल में एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन हायर ग्रेड, मतलब ये आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स की बात की जा रही है, मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसमें एक टॉपिक आता है कपल, ठीक है, कपल फोर्स, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। There are situations where equal and opposite forces are applied to the two ends of an extended object which makes the object rotate। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने बताया ना कि टर्निंग इफेक्ट के बारे में बोली जा रही है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, टू फोर्सेस आर एक्टिंग, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इक्वल दो फोर्सेस हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, और दो अलग अलग एंड्स पे एक्ट कर रहे हैं। जैसे देखो क्या हो रहा है, ये जो साइकिल की हैंडल है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड, ये दिस इज राइट हैंड। तो एक, अगर यहाँ पे जब इसे टर्न किया जा रहा है, ऐसे ये साइकिल को टर्न किया जा रहा है, तो लेफ्ट वाला हैंड जो है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ मान लो इज द डायरेक्शन, और राइट वाले को हमें ऊपर की तरफ करना है। हम दोनों को नीचे नहीं कर सकते, आप खुद ही ट्राई कर लो, ठीक है, ट्राई कर कर देख लो, क्या दोनों हैंडल्स को हम नीचे की तरफ कर सकते हैं, नो। क्या दोनों हैंडल्स को हम ऊपर की तरफ कर सकते हैं, नो, ठीक है। मतलब एक को हम क्लॉकवाइज, एक को हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करने की, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, एक को हम नीचे, एक को हम ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये साइकिल टर्न होगा, ठीक है, एक टर्निंग इफेक्ट इसमें आएगी, टर्निंग इफेक्ट आएगी, ठीक है। इसी टर्निंग इफेक्ट को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, कपल फोर्स भी कहते हैं। कपल मतलब दो यहाँ पे है, ठीक है, तो कपल फोर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग, ठीक है, मैंने यहाँ देखो मार्क भी किया है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर अप्लाइड टू द टू एंड्स, अलग अलग एंड्स ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू मेक द ऑब्जेक्ट रोटेट, ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो यही है, अप्लाइंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स टू द हैंडल बार और टैप, ठीक है, टैप जब हम एक नल को खोलते हैं, ठीक है, अगर ये ऐसे टैप है, ठीक है, तो इसमें ये जो, इसे जब हम खोलते हैं तो इसे हम इस डायरेक्शन में पुश करते हैं और इसे इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, जिसकी वजह से वो टैप रोटेट करता है, ठीक है, घूमने लगता है, ओके। या डोर के जो बार्स होते हैं उसे भी हम एक को इस डायरेक्शन में तो एक को इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं ताकि ये खुल जाए या रोटेट करे, मूव करे, ठीक है। सो यू विल स्टडी अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ जो ये टॉपिक है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर कर पूछें, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।